फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स लिंकेज विथ यूपीएससी सिलेबस में आप सभी का स्वागत है। आज है सैटरडे और मुझे पता है कि आप लोग संडे को लेके बहुत एक्साइटेड होंगे। तो आज की जो करंट इवेंट्स है वो सैटरडे के हिसाब से ये बहुत कम करंट इवेंट्स हैं आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम 22 सितंबर के करंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और हम देखेंगे कि कैसे जो हमारे जो करंट इवेंट्स हैं वो यूपीएससी सिलेबस के साथ में कैसे लिंक करते हैं और हमको कैसे बेनिफिट देते हैं। उससे पहले हम एक बेसिक चीज़ समझते हैं कि कोई भी जो करंट अफेयर होता है, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो आप करंट इवेंट्स में पढ़ते हैं तो उनका इमर्ज ही तभी होता है, मतलब वो आपको जीरो बेस से समझ में आने लगते हैं कि हाँ ये इसका आधार रहा है। उनकी मतलब पूरी जो संरचना बनती है वो करंट इवेंट में ही बन जाती है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो पुराने होते हैं, पुराने का आगे एक्सटेंशन हुआ होता है। तो उन टॉपिक्स के लिए जब तक आपको उनका बेसिक पता नहीं होगा उन करंट इवेंट्स का, तब तक आप उस करंट इवेंट को जो अभी घटना घटी है उसको नहीं समझ सकते हो। तो किसी भी करंट अफेयर्स के लिए ये जानना, स्पेशली जब हम आईआर सेक्शन की बात करते हैं या इकोनॉमिक सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको ये बात पता होना बहुत ज़रूरी है कि इससे पहले क्या हुआ था। जैसे हम किसी देश के साथ में हमारे संबंधों की बात करते हैं तो अभी तो हमको पता रहता है कि ये चीज़ हो रही है, ये नहीं हो रही है, लेकिन उसका कुछ स्ट्रेटेजिक महत्व जब बताया जाता है तो वो हमको तब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कि हम उसकी पास्ट हिस्ट्री को नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, कैसे संबंध रहे थे हमारे और अब क्या चल रहा है। ऐसे ही कोई अगर इकोनॉमिक, जैसे कि हमने बोला कि इस बार जीडीपी ग्रोथ हुई है, तो जीडीपी ग्रोथ कब हुई है? जब पहले की हमको पता हो कि पहले हमारी जीडीपी क्या रही थी या पहले हमारा जो आधार रहा था इकोनॉमी का वो क्या था। तो किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसका बेसिक आयाम समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप करंट इवेंट पढ़ते हैं तो उससे पहले उस टॉपिक के बारे में या उस टॉपिक के बेसिक को पकड़ने की कोशिश कीजिए और उस बेसिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करिए कि ये बेसिक इसका जो नींव है वो ये है। उसके बाद जब आप करंट इवेंट पढ़ेंगे तो वो एक लेयर की तरह आपके माइंड में फिट हो जाएगा और आप ना तो बेसिक भूलेंगे और ना ही करंट इवेंट को भूलेंगे। तो जिनको भी ये दिक्कत आती है कि इतने सारे करंट इवेंट्स को हम याद कैसे करें, कनेक्ट कैसे करें, तो उसका एक ही ये सॉल्यूशन है कि आप किसी भी चीज़ को जीरो से शुरुआत कीजिए और उसको पूरा एक रूप दीजिए, ताकि आपको एक लेयर टू लेयर वो चीज़ें जब सेट होगी आपके माइंड में तब आपको वो इजीली याद हो पाएगी। तो अब आज की जो एक न्यूज़ है वो इसी तरह से है कि उसका अगर आपको बेसिक पता नहीं है तो आप उस न्यूज़ की इम्पोर्टेंस भी नहीं समझ सकते हैं, ना उस न्यूज़ को समझ पाएंगे। देखते हैं सिर्फ न्यूज़ कौन सी है। ऐसी न्यूज़ है, ड्रैगन यानी कि चीन के बारे में बात हो रही है। उसका राजनीतिक पैंतरा नत्थी वीज़ा। अब नत्थी वीज़ा क्या है ये तो आप यहाँ से पढ़ भी लेंगे मान लो, लेकिन ये क्यों लाया गया था, इसका क्या पर्पज़ रहा था, चीन ने ऐसा क्यों किया, ये सब बेसिक आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। चीन के साथ में हमारी क्या कंट्रोवर्सी चलती है, इंडिया और चीन के जो व्यापार हैं उसको, और ये जो सीमा विवाद रहता है वो किस तरीके से चेक एंड बैलेंस चलते हैं, ये सब चीज़ें आप जब तक उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, भारत चीन संबंध तब पहले से लगा के अब तक के, तब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। और अभी आप यहाँ पे समझ भी लेंगे, लेकिन एक होता है ना क्लियरेंस वाली बात, तो अगर आपको घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चन आ गया तो आप फिर उसका आंसर देने में उतने कैपेबल नहीं होंगे, इसलिए इसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो नत्थी वीज़ा है उसको लेके अभी एक टॉपिक इमर्ज हुआ है, ये डिस्कशन हुआ है। जो चीन है वो अभी जो अरुणाचल प्रदेश है उसका अपने मैप में अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है, जबकि वो हमारे इंडिया का एक पार्ट है और हमारा एक स्टेट है। ऐसे ही वो जो जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा है अक्साई चीन वाला, उसको वो अपने हिस्से में बताता है। तो इस तरीके से कुछ वो सीमा पे कुछ विवाद चलते रहते हैं। नत्थी वीज़ा जो क्या है, एक तरह का वीज़ा होता है जिसमें कि एक डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया जाता है
और उससे फिर ये होता है कि जब हम वापस एंट्री करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में पता नहीं चल पाता है कि उसने कहाँ कहाँ पे यात्रा की है। जो अभी जो और बेसिक इसके इस न्यूज़ के पीछे पर्पज़ यही था। ये इवेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं था क्योंकि चीन के साथ में हर थोड़े दिन में कुछ न कुछ चलता रहता है, तो कोई क्वेश्चन उससे उस चीज़ को लेके जनरेट नहीं होता है जब तक कि कुछ बड़ा नहीं हो जाए। ये सिर्फ न्यूज़ यही बताने के लिए थी कि आपको बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। तो आपको नत्थी वीज़ा समझना है कि नत्थी वीज़ा क्या होता है। अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन के साथ में हमारे किस तरह से क्या विवाद चलते रहते हैं और नत्थी वीज़ा का विवाद क्या है। तो ये थी न्यूज़ जो और ये जो न्यूज़ हैं वो हमारे पेपर 2 में भारत और उसके पड़ोसी देश और उसका संबंध इससे लिंक होती है। और ये जो टॉपिक है भारत और उसके पड़ोसी देश और उनके संबंध, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे 2-3 क्वेश्चन हमेशा जनरेट होते हैं क्योंकि हमारे जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी देश हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही ये पेपर 3 के साथ भी लिंक होगा जब सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन, सिक्योरिटी का जो टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी, उससे ये लिंक होता है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। एक एडिटोरियल है, महिलाओं को सशक्त बनाने का बड़ा कदम। ये आप पढ़ना, ये आरक्षण विधेयक से रिलेटेड है। तो और आपको पता ही है कि जो नारी वंदन अधिनियम था वो अभी लोकसभा से और राज्यसभा से दोनों जगह से पास हो चुका है। तो ये उसी के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यूएन में सुधार। इसके बारे में हमने जब ब्रिक्स का जब एक्सटेंशन हुआ था, उसमें अफ्रीकी संघ को जब शामिल किया गया था, सॉरी G20 में, तब भी हमने इसके बारे में बात की थी कि किस तरीके से सब जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट संगठन है उनका सबका विस्तार हो रहा है। तो यूएन में भी विस्तार की बात होती है और भारत जो है अभी उसकी जो सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्य बनने के लिए अपनी दावेदारी रखता है। और सिर्फ भारत नहीं, इसके अलावा भी कुछ देश हैं जैसे कि ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है क्योंकि तो ये चाहते हैं कि हमारा भी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे हो। तो अभी जो है संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधार और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग अभी उठ रही है और भारत की तरफ से दबाव बनाया गया है। और उसके दबाव से ही ये हुआ है कि जो क्वाड है, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने यूएन सुधार को आगे बढ़ाने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। मतलब वो बार बार अलग अलग मंचों पे इस बात को रखते हैं कि यूएन में अब सुधार होना चाहिए। और जो ब्रिक्स हैं वहाँ पे भी जब विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई थी तो वहाँ पे भी इसके सुधार के बारे में बात हुई है। ऐसे एक समूह है L69, वहाँ पे भी यूएनएससी में सुधार और स्थायी और अस्थायी सदस्यों को बढ़ाए जाने की बात की गई है। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था को ज़्यादा वैध और प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें एक निश्चित समय सीमा के भीतर सुधार का कार्यक्रम तय होना चाहिए। कोई भी जो संस्था है उसमें सुधार या विस्तार जो है उसको इसलिए दिया जाना चाहिए कि जितने भी जो वर्ल्ड है उसका पूरा रिप्रेजेंटेशन वहाँ हो, ताकि कि जो कंट्रीज़ हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं है उनके भी मुद्दों को इंटरनेशनली लिया जाए, उनको उतनी वरीयता दी जाए और उनके जो मुद्दों पे कार्यवाही की जा सके। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, अब जो विकसित देश हैं उनने कर लिया और उसके बाद में अगर मान लो वो मुद्दा नहीं उठता है तो उसकी जो भरपाई है वो विकासशील और अल्प विकसित देश करते हैं। तो ये एक हाईलाइटेड मुद्दा है। तो इस तरीके से जब किसी भी संस्था का विस्तार होता है तो उसमें अलग अलग देश जब एंट्री करते हैं तो उनके मुद्दों को वहाँ पे रखा जाता है, वो वहाँ पे उनके बारे में डिस्कशन होती है और वो एक वर्ल्ड लेवल का मुद्दा बन जाते हैं, जिसका बेनिफिट ये होता है कि उसके सॉल्यूशन की तरफ सबका ध्यान जा पाता है। तो ऐसा ही कुछ यूएन में सुधार के बारे में बात हो रही है। तो ये जो टॉपिक है वो पेपर 2 में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और उनकी संरचना के साथ में लिंक होगा। आपको इसके बारे में और भी पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं और अपना एक नोट कंप्लीट करना है कि क्यों सुधार होना चाहिए, क्या प्रयास किए जा रहे हैं, अभी स्थायी जो सुरक्षा परिषद है वो क्या है, यूएन के ऑर्गन्स क्या हैं। ये इस तरीके से आपको इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अपनी कंप्लीट स्टडी कर लेनी है।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो गरीबी मापने का आधार के ऊपर है। ये जो एडिटोरियल है वो द हिंदू का है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो इसमें जो आपका जो गरीबी वाला टॉपिक है पेपर 2 में, गरीबी व भूख से संबंधित विषय, उस टॉपिक के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेटाज मिलेंगे और एक एनालिटिकल एंगल मिलेगा। सबसे पहले ये कि भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए आय और उपभोग के स्तर को देखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें भी वही चीज़ लागू होगी कि आपको जब तक गरीबी के बारे में हमारा जो बेसिक है वो नहीं पता होगा तब तक आप इस आर्टिकल को नहीं समझ सकते। इसमें बताया गया है कि यदि आय या खपत किसी दिए गए न्यूनतम स्तर से नीचे आती हैं तो परिवार को गरीबी रेखा के नीचे मापा जाता है। अभी जो भारत में ये जो आकलन है गरीबी का, वो नीति आयोग की टास्क फोर्स करती हैं। सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय जो है इसके आंकड़े एकत्रित करता है। विश्व स्तर पे जो है वो बहुआयामी स्तर पर गरीबी का आकलन किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ आय और उपभोग के स्तर पर होता है, वहाँ पे मल्टी एस्पेक्ट्स को देख के और उस पर उसकी गणना की जाती है। इसको बोला जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। यह प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति के जीवन और कल्याण को प्रभावित करने वाले स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इन सभी को उसमें देखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बहुआयामी गरीबी की गणना करके एक सूचकांक जारी करता है। अब हमारे यहाँ पे जो गरीबी का आंकड़ा है वो दिया गया है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि गरीबी का स्तर 15-16 में 25% से गिरकर 19-21 में 15% रह गया है। यानी कि 5 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। ऐसे ही जब हम यूएनडीपी की रिपोर्ट का अनुमान देखते हैं तो इस सूचकांक में गरीबी का स्तर 15-16 के 27.5% से गिरकर 19 से 21 में 16.2% रह गया। यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो गरीबी में कमी आई है। फिर इसमें अलग अलग आपको यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं कि किस तरीके से नापा जाता है, गरीबी मापने का कौन सा तरीका उपयुक्त है। इस एंगल को लेके हमेशा बहस होती है, तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरीके से क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो है 2018 की बहुआयामी गरीबी सूचकांक की वैश्विक रिपोर्ट, इसमें फिर कुछ डाटास दिया हुआ देख लेना आप। फिर यहाँ बताया गया है कौन कौन सी समिति बनी थी गरीबी रेखा को लेके। तो तेंदुलकर समिति जो कि उपभोक्ता व्यय के आधार पे अपनी गणना करती हैं। फिर रंगराजन समिति बनी थी। फिर इसमें ये बताया गया है फिर तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति जो हैं उनकी चीज़ों में क्या बेसिक डिफरेंस है। और फिर आगे भी इसी तरीके से इसी एंगल को कवर करते हुए एक एनालिटिकल वे दिया गया है जिसको कि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इकोनॉमिक सेक्शन में अपनी जो बेसिक बुक है या आप जो भी जहाँ से भी इकोनॉमिक्स को कवर कर रहे हैं वहाँ से गरीबी वाला जो टॉपिक है उसको एक बार पूरा पढ़ लेना। फिर जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये जो टॉपिक है वो हमारा पेपर 2 के साथ गरीबी व भूख से संबंधित विषय से लिंक होगा। अब ये तो थे आज के सारे इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स जो कि ये बताने के ऊपर थे कि आपको बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे एथिक्स पेपर में कोट्स, एथिक्स और ऐसे के लिए जो हमने कोट्स प्रोवाइड करने के लिए आपको बताया था। तो आज का जो कोट है वो अगेन स्वामी विवेकानंद जी का ही है और शिक्षा के ऊपर है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। तो ये एक कोट है जिसका आप जो शिक्षा वाला जो टॉपिक आता है जब एसए में या कोई भी आपका जब इधर एथिक्स में बात होती है या जीएस में भी इवन बात होती है और कुछ ऐसा डायमेंशन आता है तो वहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये थी आज के सारे करंट इवेंट्स। कल हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट करंट इवेंट्स के साथ में मंडे को। तो तब तक आप अपनी इस जर्नी यूपीएससी की प्रिपरेशन को अपनी सही डायरेक्शन में लगाइए। ये जो वीडियो सेशन है इसको कंटिन्यू देखिए और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिले और आप हमारी जो चीज़ें हैं उनसे जुड़े रहें। इसी चैनल पे प्रीलिम्स के लिए जो डेली न्यूज़पेपर होता है उससे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक निकलते हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं।
डालते हैं, तो आप वहाँ उनको भी जाके देखिए और इन सभी चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।